सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में भी है और पीएसआईआर के सिलेबस में भी हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, तो उसका हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है नेशनलिज्म थ्योरीज और नेशनलिज्म थ्योरी के जो थिंकर्स वो पढ़ने वाले हैं। प्लस साथ ही साथ हम जो मैंने खुद के नोट्स बनाए थे, ठीक है, मैं उन नोट्स से पढ़ाऊँगी आपको यूरोपियन और नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म के बीच का डिफरेंस एक टैबुलर फॉर्म में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम टॉम नारायण की, पॉल ब्रास, एरिक हॉब्सबॉम, एन.एस. कैलनर, बेनेडिक्ट एंडरसन और पार्था चैटर्जी की भी जो मेन थ्योरीज है वो पढ़ेंगे। इन डिटेल नहीं करवा रही मैं, इन डिटेल जब मैं करवाऊंगी तो मैं आपको हर थिंकर का अलग से कराऊंगी। अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू लेकर चल रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है एंड मेरे पास भी अभी टाइम नहीं है कि मैं इतना सारा सब कुछ कवर करवा सकूं। बस लेकिन आपको मैं इस तरीके से समझा दूंगी ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर आप बैठो और जब आपको एजर्शन रीजनिंग या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिखें तो आपको अगर इनकी कुछ कुछ आइडियाज़ पता होंगे ना, तो उस बेसिस पे आप एजर्शन रीजनिंग या स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। प्लस मेरा जो यूएसपी है वो है मेरे को ट्रिक से याद कराना पसंद है। तो जब आप ये सारे थिंकर्स मेरे सारे ट्रिक से पढ़ोगे, इनके नाम में ही मैंने ट्रिक छुपाई हुई होगी इनके आइडियाज़ के लिए, तो आपको वो इजी रहेगा उस टाइम पे पॉइंट आउट होना, क्योंकि हमें कहानियाँ जो है, हमारे दिमाग जो है कहानियाँ जल्दी याद कर लेता है इंस्टेड ऑफ फैक्ट्स, राइट। ये तो आपको पता ही है। तो एज यू नो मैंने 99.4 परसेंटाइल आए थे जून 2023 वाले एग्जाम में, ठीक है। सो वैसे ही कुछ स्ट्रैटेजी मैं आज आपको पढ़ाऊँगी। इससे पहले हम स्टार्ट करें, इससे पहले मैंने 2 वीडियोस और बना रखी हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, जिसमें मैंने आपको यूनिक थिंकर्स, जितने भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के थिंकर्स हैं वो कवर करवा रखे हैं। एलिट थ्योरी के थिंकर मैंने कवर नहीं कराए हैं क्योंकि एलिट थ्योरी जो है वो काफ़ी कॉमन है, सी राइट मिल्स और मॉस्का वगैरह, ये सब आप पेरेटो ये सब पढ़ते ही रहते हो, राइट। लेकिन मैं इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में, जिसमें जो आज के थिंकर्स हैं वो भी होंगे। उसके अलावा एलिट थ्योरी के जितने भी थिंकर्स हैं उनके बारे में एक ओवरव्यू भी उस पीडीएफ में होगा, ठीक है। सो वो भी हम पढ़ लेंगे। प्लस मेरे नोट्स का भी पीडीएफ, मतलब एक ही कंबाइंड पीडीएफ होगा। उस पीडीएफ का नाम मैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के नाम से रखूँगी। और तब जब आप टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे ना, तो टेलीग्राम में जाके आप फाइल सेक्शन में जाना और वहाँ पे सर्च कर लेना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो आपको वहाँ पे 2 पीडीएफ दिखेंगी, एक आज वाली और एक इससे पहले के जो 2 लेक्चर्स हुए हैं उनकी। वो भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है वो लेक्चर्स भी, क्योंकि उनसे भी काफ़ी क्वेश्चन आएंगे और वो यूनिक थिंकर्स है, जैसे लूसियन पायस, सैमुअल पी हंटिंगटन, एसिन डार्ट, और इससे क्वेश्चंस आए हैं पिछले इस वाले जून के एग्जाम में, शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में। तो मैंने वो सारे ज़्यादातर यूनिक थिंकर्स कवर करवाए हैं, ठीक है। प्लस ट्रिक से याद करवाया सबसे अच्छी बात, क्योंकि इतने सारे कम से कम 25-30 थिंकर्स थे, तो सबको एक साथ ऐसे याद रखना ईजी नहीं है, राइट। तो मैंने इसलिए आपको हर बंदे की ट्रिक कुछ ना कुछ समझा दी थी कि कोई फ़नी कहानी से आपको याद कराया था, तो वो ज़रूर से देख लेना। चलो बहुत हो गई बातें, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना मेन लेक्चर। सबसे पहला इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी में हम देखेंगे यूरोपियन नेशनलिज्म और इसकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ये 3 कंट्रियाँ हम पढ़ते हैं यूरोपियन नेशनलिज्म में, स्पेशली यूजीसी नेट के सिलेबस में ये 3 कंट्रियों को हम एनालाइज करते हैं जब भी हम यूरोपियन नेशनलिज्म की बात करते हैं। आप, आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ आ रही होगी, इतनी भी गंदी नहीं लिखी है। सो इंग्लैंड में क्या हुआ था, डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, ठीक है। इंग्लैंड में फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन हुआ, और जब फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, इंग्लैंड में नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो अपनी नोटबुक में अपने तरीके से, क्योंकि मैंने बहुत सिंपलिस्टिक वे में लिखा है कि जब फ्यूडलिज्म डिक्लाइन होता है तो इंग्लैंड में नेशनलिज्म आता है। फ्यूडलिज्म मतलब क्या, फ्यूडलिज्म मतलब जब फ्यूडलिज्म था, जब लैंडलॉर्ड्स और सर्व्स हुआ करते थे, फ्यूडल सिस्टम था, तो उस टाइम पे क्या थी, नेचुरल इनइक्वालिटी थी। एंड उस टाइम पे लोग जो बोलते थे इंग्लैंड के फ्यूडलिज्म वाले एरा में कि ये जो इनइक्वालिटी है ना, ये नेचुरल है और ये डिवाइन है, ठीक है। ये भगवान की तरफ से इनइक्वालिटी होकर आई है, जो कुछ लोग हैं वो लॉर्ड्स रहेंगे और बाकी लोग जो है सर्व्स या पीजेंट्स रहेंगे जो उनके अंडर काम करेंगे। तो ये जो चीज़ है ये डिवाइन है और नेचुरल है, प्लस ये परमानेंट है और अनचेंज्ड है, क्योंकि आप भगवान का कहा नकार नहीं सकते। जो भगवान ने कह दिया, जो नेचुरल होगा वो हमेशा परमानेंट होगा और उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये शुरुआत होती है अभी नेशनलिज्म की, हम प्री एरा बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है सॉरी। उसके बाद क्या होता है, न्यू एरिस्टोक्रेसी फॉर्म इमर्ज होती है। फ्यूडलिज्म जब
खत्म होने लगता है, फ्यूडलिज्म का जब डिक्लाइन होता है, तो हमने क्या पढ़ा, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म आता है। नेशनलिज्म की ग्रोथ कैसे होती है, जब न्यू एरिस्टोक्रेटिक क्लास इमर्ज होती है इंग्लैंड में। स्टेटस नॉट डिपेंड ऑन बर्थ बट मेरिट एंड एबिलिटी। तो जब एरिस्टोक्रेसी आती है तो उसमें एक नया सिस्टम इमर्ज होता है, जिसमें वो बोलते हैं कि जो हमारा स्टेटस है वो बर्थ पे यानी कि जन्म के बेसिस पे डिफाइन नहीं किया जाता, वो डिफाइन किया जाता है कि आपकी मेरिट पे और आपकी एबिलिटी पे। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है अपवर्ड मोबिलिटी का, कि अगर आप चाहो तो एक क्लास से दूसरी क्लास में शिफ्ट हो सकते हो। जैसे प्लेटो तो बोलते थे कि नहीं, आपको फिक्स्ड रहना है, राइट, लेकिन इसमें वो ऐसा नहीं है। इसमें वो बोलते थे कि अपवर्ड मोबिलिटी का मतलब क्या, अगर आज के टाइम पे आप शूद्रा हो, तो अगर आप अपने मेरिट और कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करके आप ब्राह्मण बन सकते हो, वैश्या बन सकते हो। या आज के टाइम अगर आप पुअर क्लास हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा पुअर क्लास रहोगे, आप रिच क्लास में भी या मिडिल क्लास में भी शिफ्ट हो सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर मेरिट एंड एबिलिटी। तो जब ये चीज़ें कब आती है, जब एरिस्टोक्रेसी आती है इंग्लैंड में। फिर कैपिटलिज्म ऑल्सो लेड टू नेशनलिज्म। और उसके अलावा, और ये जो अपवर्ड मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, डिवाइन ऑर्डर को रिजेक्ट कर देता है। डिवाइन ऑर्डर कौन सा, जो वो फीडलिज्म वाला डिवाइन ऑर्डर हमने ऊपर पढ़ा था, ये रहा। तो अब ये रिजेक्ट हो जाता है, और तो मतलब यहाँ पे बताया उन्होंने दो चीज़ों की वजह से नेशनलिज्म इंग्लैंड में आता है। पहली बात एरिस्टोक्रेसी एंड देन कैपिटलिज्म। अब आप सोच रहे हो कि यार इससे तो क्वेश्चन नहीं आता, क्या ही पूछेंगे, पर इससे आ रखे हैं, तभी मैंने नोट्स बनाए थे। मैं पागल तो हूँ नहीं कि ऐसे नोट्स बना के आपको पढ़ाऊंगी, राइट। तो इसमें क्वेश्चन आए थे, एग्जर्शन रीजनिंग से क्वेश्चन बनते हैं, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो। और प्लस ज़्यादातर कंपैरेटिव स्टडी पे बनते हैं, तो इसलिए मैंने ये टैबुलर फॉर्म में बस समझा रही हूँ। तो फिर फ्रांस में होता है हिरार्की ऑफ ऑफिशियल्स। ठीक है, अभी हम, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे ना, थिंकर्स को पढ़ेंगे, तब आपको ये चीज़ें काम आएंगी, उन थिंकर्स से आप रिलेट कर पाओगे। तो हिरार्की ऑफ ऑफिशियल्स होता है, जिसमें किंग इज कंसिडर्ड एज गॉड। ठीक है, और फ्रांस में क्या हो रहा था कि हिरार्की चलती थी, कि सबसे ऊपर जैसे होता है ना IAS ऑफिसर, देन IPS, देन उसके नीचे काफ़ी पोस्ट होती हैं अलग अलग, फिर लास्ट में कांस्टेबल वगैरह। तो वहाँ पे भी जो फ्रांस था, वहाँ पे भी ऑफिशियल्स की हायरार्की हुआ करती थी, और किंग को वहाँ पे गॉड माना जाता था। अब आपको इंग्लैंड और फ्रांस में एक सिमिलैरिटी दिखी होगी, कि जैसे यहाँ पे भी डिवाइन था फ्यूडलिज्म, वैसे भी यहाँ पे भी किंग को गॉड की उपाधि दी गई है। एंड पीपल लॉयल टूवर्ड्स हिम, और जो लोग होते थे वो किंग की तरफ लॉयल होते थे। यहाँ पे आपको ये छोटा छोटा दिख रहा होगा, ठीक है, नहीं दिख रहा आप अपने नोट्स खुद बनाओ, ठीक है, स्क्रीनशॉट मत लो, नोट्स बना लो साथ साथ। पीपल जो थे लॉयल थे किंग की तरफ, क्योंकि वो गॉड कंसिडर करते थे उसको। और किंग के अंडर आते थे ऑफिशियल्स, तभी हमने बोला हिरार्की ऑफ ऑफिशियल्स। तो ऑफिशियल्स आते थे, अब जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने खुद की अथॉरिटी स्टैब्लिश कर रखी थी बाय गेनिंग लॉयल्टी ऑफ पीपल। जैसे कि एक किंग है, किंग ने क्या किया, अपने जो ब्यूरोक्रेट्स थे या अपने अंडर जो काम करने वाले ऑफिशियल थे, सबको एक एक विलेज दे दिया मान लो। ठीक है, तो अब इस विलेज में जो बंदा काम करेगा, तो उस विलेज में उसकी क्या होगी, अथॉरिटी होगी। ठीक है, दूसरे विलेज में दूसरे पर्सन को जो वो मिला है, जो विलेज या कोई सिटी अगर उसको मिली है, तो वहाँ पे उसका दबदबा होगा। क्यों, क्योंकि वो काफ़ी साल से वहाँ पे राज कर रहा है, और अगर राज कर रहा है तो फिर लोग उसकी तरफ लॉयल रहते हैं कि यही हमारा है जो भी है। वो किंग के तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते ना, वो तो उसको जानते हैं जो वहाँ पे क्या कर रहा है, रूल कर रहा है। मतलब उनके सिटी जिसके एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर आती है, मान लो जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लोग ज़्यादा मानेंगे ना कि उसके ऊपर वाली अथॉरिटी को, क्योंकि उसने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने इतने सालों से वहाँ रहकर अपना लोगों में ट्रस्ट गेन किया है। इसलिए देखा जाए तो किंग की अथॉरिटी से ज़्यादा ऑफिशियल्स की अथॉरिटी थी कहाँ पे, जो उनको जगह मिली हुई थी, अलॉटेड थी जिस जगह पे वो काम करते थे, क्योंकि वहाँ पे उनकी लॉयल्टी लोगों की ज़्यादा थी और अथॉरिटी भी। ठीक है, वो किंग की तरफ तो किंग की तरफ भी लॉयल थे और ऑफिशियल्स की तरफ भी। तो डुअल एकदम लॉयल्टी हमें देखने को मिलती है फ्रांस में। देन एरिस्टोक्रेसी जो है अगेंस्ट एब्सोल्यूट पावर ऑफ किंग। अब ये कि जो ऑफिशियल्स होते हैं ना, वो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि लोग उनकी तरफ ज़्यादा लॉयल्टी शो करने लगते हैं। तो एरिस्टोक्रेसी आ जाती है, मतलब रूल ऑफ फ्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये एब्सोल्यूट पावर ऑफ किंग को कटेल करने लगते हैं, क्योंकि अब सिर्फ किंग नहीं, ऑफिशियल्स भी पावरफुल होने लग जाते हैं। ठीक है, एंड एज ऑफिशियल्स टू डिपेंड ऑन किंग फॉर आइदर देयर स्टेटस एंड वेल्थ। तो ऑफिशियल्स जो होते हैं फ्रांस में क्या करते हैं, वो किंग के अगेंस्ट
जो है रेवोल्यूशन करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको हर बात के लिए, अपने स्टेटस के लिए, अपने वेल्थ के लिए किंग पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था। अब जब ऑफिशियल्स को दिखा भाई लोग तो हमारी तरफ भी लॉयल है, अगर हम कुछ कहेंगे तो लोगों का सपोर्ट हमें मिलेगा, तो वो किंग की जो एब्सोल्यूट पावर है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि फ्रांस में क्या आया, एक तरीके से नेशनलिज्म की भावना हमें देखने को मिली कि जब वो किंग के खिलाफ जाते हैं। देन अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी में क्या होता है, जर्मनी जो थी उस टाइम में मिडिल क्लास के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती थी। इधर इंग्लैंड और उसमें तो एक अथॉरिटी हुआ करती थी, यहाँ पे किंग था, यहाँ पे फ्यूडलिज्म था, ठीक है, डिवाइन। लेकिन यहाँ पे किसका रूल था, जर्मनी में रूल था मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास को सबसे अच्छी क्लास माना जाता था, एजुकेटेड क्लास होती थी और उनको सबसे ज़्यादा हायर स्टेटस मिलता था मिडिल क्लास को, ठीक है। अब ये थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट आ गया, तो आपको याद रखना है जर्मनी, जर्मनी से हिटलर याद आते हैं, आप वैसे याद रख लो, या ऐसा रखो कि भाई जर्मनी में जब हिटलर थे तो मिडिल क्लास को बहुत रिप्रेजेंटेशन मिला, एजुकेटेड क्लास, हायर स्टेटस, जो कि नहीं मिला था, बट आई एम जस्ट लाइक ऐसी स्टोरी बनाने के लिए कि कैसे तो याद रह ही जाएगा। तो आफ्टर इनलाइटनमेंट क्या हुआ, तब इनलाइटनमेंट के बाद जब इनलाइटनमेंट पीरियड आया था, इनलाइटनमेंट पीरियड आप सबको पता है, दे फेस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तब इनलाइटनमेंट हुआ, जब टेक्नोलॉजी वगैरह आना स्टार्ट हुई, तो अभी तक जो मिडिल क्लास थे, ठीक है, वो जर्मनी पे रूल कर रहे थे, एजुकेटेड क्लास थी, हायर स्टेटस थे। लेकिन इनलाइटनमेंट आने के बाद उनको गरीबी झेलनी पड़ी, उनको अनएम्प्लॉयमेंट झेलनी पड़ी, तो इसलिए वो क्या हो गए, वो एंटी इनलाइटनमेंट हो गए। अब जिस चीज़ की वजह से उनका स्टेटस छीन गया, ठीक है, तो उसके वो खिलाफ हो जाएंगे, राइट। तो मिडिल क्लास जो थे वो एंटी इनलाइटनमेंट यानी कि इनलाइटनमेंट के खिलाफ हो गए, इसलिए उनको क्या बोला गया, रोमांटिसिज्म। अब आपने रोमांटिसिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी पढ़ा होगा, पर आपको अब आज समझ भी आ गया कि कहाँ से इमर्ज हुआ। अब उनके लिए जो थी उस टाइम पे कम्युनिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, और यहाँ पे एक आइडिया इमर्ज होता है जर्मनी में नेशनलिज्म का, जिसमें वो बोलते हैं ट्रू कम्युनिटी टाइड बाय ब्लड, रेस एंड लैंग्वेज। ये जो है सेम टू सेम स्टेटमेंट आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आ रखी है, पहले PYQ है ये, जिसमें बोला था कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कौन से नेशनलिज्म को दर्शाता है, यूरोपियन नेशनलिज्म को दर्शाता है। दूसरी बात, ये यूरोपियन नेशनलिज्म में जर्मनी के नेशनलिज्म को दर्शाता है। तो मतलब एक ट्रू कम्युनिटी वही होती है जो ब्लड, रेस और लैंग्वेज से टाइड अप होती है। इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी का अब एक हम ओवरव्यू देख लेते हैं, समरी, ठीक है। तो इंग्लैंड में अगर हम बात करें तो कौन सा नेशनलिज्म था, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो इंग्लैंड में था इंडिविजुअलिस्टिक एंड सिविक नेशनलिज्म, जिसमें हम राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी देते हैं लोगों को। जो आपने इंग्लैंड में, मैंने आपको स्टोरी सुनाई, तो हमने क्या दिया, सेल्फ गवर्नमेंट का राइट दिया और सॉवरेनिटी का राइट दिया इंग्लैंड के लोगों को, जब वहाँ पे नेशनलिज्म आया। और उस नेशनलिज्म को हम इंडिविजुअलिस्टिक नेशनलिज्म या सिविक नेशनलिज्म बोलते हैं। फ्रांस में जो था वो था कलेक्टिविस्ट नेशनलिज्म, यहाँ पे इंडिविजुअल, यहाँ पे कलेक्टिविस्ट और यहाँ पे भी कलेक्टिविस्ट, ठीक है। तो बस सिर्फ याद रखो कि पहले इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इसका क्रोनोलॉजी याद रख लो, फिर याद रख लो इंडिविजुअल, यहाँ पे बाकी दो में कलेक्टिविस्ट, ठीक है। EFG, ठीक है, KGF तो सुना होगा, EFG भी सुन लो, EFG। तो देखो ABCD EFG होता है, राइट। तो ये हमने क्या कर रहे हैं, ABCD के फॉर्मेट में ही लिख रहे हैं ना, ABCD EFG। तो E से इंग्लैंड, F से फ्रांस, G से जर्मनी। तो इंग्लैंड से इंडिविजुअलिस्टिक, फिर I सबसे पहले इंडिविजुअल, ठीक है, देन कलेक्टिविस्ट और कलेक्टिविस्ट। यहाँ पे सिविक नेशनलिज्म याद रखना, यहाँ पे फ्रांस में अथॉरिटेरियन याद रखना, क्योंकि यहाँ पे एक किंग था, गॉड को मानते थे वो, मतलब गॉड को किंग मानते थे, तो अथॉरिटेरियन था। बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी बिटवीन मासेस एंड रिप्रेजेंटेशन। और जो फ्रांस का नेशनलिज्म था उसमें क्योंकि मासेस और रिप्रेजेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी थी, मतलब जो लोग मासेस पे रूल कर रहे हैं यानी कि ऑफिशियल्स, और जो किंग क्या करता था, रिप्रेजेंट करता था, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी थी। और इनइक्वालिटी थी, दैट्स वाई वो एब्सोल्यूट पावर ऑफ किंग के खिलाफ जो ऑफिशियल्स रूल करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एलीट्स, ठीक है। अब इनको एलीट्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता था। कौन, फ्रांस। जर्मनी क्या था, जर्मनी में थी मिडिल क्लास, और फ्रांस में कौन सी थी, फ्रांस में थी हमारी एलीट क्लास, ठीक है। देन जो जर्मनी है, जर्मनी में कलेक्टिविस्ट नेशनलिज्म था एंड एथनिक नेशनलिज्म। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एथनिक नेशनलिज्म कहाँ का है, जर्मनी का है। एथनिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने ये वाली लाइन पढ़ी ना, ब्लड, रेस एंड लैंग्वेज वाली लाइन जो हमने पढ़ी, वो एथनिक नेशनलिज्म को दर्शाती है। नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म में हम बेसिकली लैटिन अमेरिका का एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जिसमें पहले हम, और बेनेडिक्ट एंडरसन भी नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं कि नेशनलिज्म एज्यूम्स मॉड्यूलर फॉर्म। नेशनलिज्म क्या है,
एक मॉड्यूलर फॉर्म अज्यूम करता है। क्यों? क्योंकि जो नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म है ना, वो ऐसा उनका मानना था कि जितने भी नेशनलिज्म इमर्ज हुए उसके बाद नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ में, उन सब ने वेस्टर्न मॉडल को इमिटेट किया सॉरी, इमिटेट किया मतलब कि क्या, उसकी नकल उतारी, नकल, ठीक है, कॉपी किया एक तरीके से। जो भी जैसे जैसे नेशनलिज्म हमने वेस्टर्न वर्ल्ड में देखा, यूरोपियन नेशनलिज्म देखा, वैसे नॉन यूरोपियन ने भी क्या किया, इमिटेट किया। इसलिए ये क्या है, एक मॉड्यूलर फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म हमें देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू बेनेडिक्ट एंडरसन, इट इमर्ज फ्रॉम एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स, फ्रस्ट्रेशंस एंड सॉलिडारिटी ऑफ कॉलोनियल एलिट्स। तो वो बोलते हैं ये इमर्ज होता है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स की वजह से, फ्रस्ट्रेशंस की वजह से, एंड सॉलिडारिटी ऑफ कॉलोनियल एलिट्स की वजह से। सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है, बिकॉज आपको पता है दिल्ली का पॉल्यूशन कितना ज़्यादा हार्मफुल हो गया। तो अगर आप में से कोई दिल्ली से है तो प्लीज़ डू वियर मास्क, ठीक है। चलो, लैटिन अमेरिकन नेशनलिज्म में क्या था, लैटिन अमेरिका जो थी वो स्पेन की कॉलोनी थी, एंड स्पेन जो था अपनी कॉलोनी को डिवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में, एंड हेडेड बाय ऑफिशियल्स बाय स्पेन। और वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे वो कौन चलाता था, वो स्पेन के ऑफिशियल्स चलाते थे, ठीक है। आप फिर से बता रही हूँ, लैटिन अमेरिका कॉलोनी थी स्पेन की, मतलब स्पेन ने लैटिन अमेरिका पे कब्जा कर लिया था, ठीक है। स्पेन अपना अलग राज्य है, स्पेन ने किसको अपना कब्जा कर लिया, लैटिन अमेरिका को। अब थोड़ा और, जैसे स्पेन मान लो आप ब्रिटिशर्स और लैटिन अमेरिका हमारी इंडिया, वैसा, ठीक है। और फिर और स्पेन ने क्या किया ना, जब वो लैटिन अमेरिका पे कब्जा किया तो उसने कॉलोनी को अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ABCD ऐसे करके अलग अलग यूनिट्स बना दी, ताकि हमारे लिए रूल करना इजी हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो जाए, इसलिए उन्होंने अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। आज भी इंडिया में जैसे होते हैं खसरा नंबर वगैरह होते हैं ना, तो वैसे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में क्या करा उन्होंने, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हेड कौन होते थे, ऑफिशियल्स ऑफ स्पेन, ठीक है। वहाँ पे कौन होते थे, स्पेन के ही ऑफिशियल्स उसको हेड करते थे। बट कैरोल फिर ऑफिसर्स, कैरोल ऑफिसर्स कौन होते थे, वो बॉर्न इन लैटिन अमेरिका बट डिसेंडेंट्स फ्रॉम स्पेन, जो पैदा तो लैटिन अमेरिका में हुए हैं, लेकिन उनके जो मम्मी हैं, उनके जो पापा हैं, या उनके कोई मतलब उनकी जनरेशन में वो स्पेन से था, ठीक है। तो वही कैरोल ऑफिसर्स बोलते थे कि हम भी स्पेन हैं, मतलब हम भी स्पेन के सिटीजन्स हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप स्पेन से बिलोंग करते थे। तो क्या हुआ अगर हम लैटिन अमेरिका में पैदा हुए हैं, लेकिन है तो हमारी जो सिटीजनशिप स्पेन की ना, तो हमें भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में हमें भी रूल करने दिया जाए। तो अब ये क्या करते हैं, लेकिन इनको हाई पोजीशन नहीं मिलती, ये बोल के कि तुम तो लैटिन अमेरिका में पैदा हुए हो, तो इसलिए तुमको हम स्पेन का वो नहीं दे सकते कि आप स्पेन के बिहाफ पे रूल कर सको। तो इसलिए वो क्या करते हैं, ये हाई पोजीशन नहीं मिलती उनको, तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और वो मोबिलाइज करने लग जाते हैं अपने आप को, मासेस को मोबिलाइज करने लग जाते हैं, रेवोल्यूशन करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि लैटिन अमेरिका में जो कैरोल ऑफिसर्स थे उनकी वजह से एक क्या आ गई, नेशनलिज्म की भावना आ गई, जो कि हम नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म में देखते हैं कि नेशनलिज्म की भावना आ गई एट इन कन्क्लेट सेंस ऑफ सॉलिडारिटी और आइडेंटिटी। और इनकी वजह से सॉलिडारिटी और आइडेंटिटी की एक सेंस उनमें क्रिएट हुई कि नहीं, हम सबको एक साथ मिलके मोबिलाइज होना पड़ेगा और इन स्पेन के जो हेड ऑफिशियल्स हैं इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। अब ये वाला जो पॉइंट है वो जो था वो बेनेडिक्ट एंडरसन ने बोला था, और बेनेडिक्ट एंडरसन ने बोला था नेशनलिज्म राइज बिकॉज ऑफ एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। अमेरिका का एग्जाम्पल देते हुए बेनेडिक्ट एंडरसन ये समझाते हैं कि देखो नेशनलिज्म कैसे राइज हो रहा है, एक एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल की वजह से। यहाँ पे स्पेन ने लैटिन अमेरिका को कॉलोनी बनाया और फिर उन्होंने इस कॉलोनी के खिलाफ स्ट्रगल किया और वहाँ पे नेशनलिज्म का राइज हुआ। तो यहाँ पे आपको एंडरसन याद रखना है। अभी हम एंडरसन डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें मैं इमेजिन कम्युनिटी वगैरह बताऊंगी, पर आपको ये एजर्शन रीजनिंग में काम आएगा। ये जो मैंने 2 स्लाइड्स बताई, पहला मॉड्यूलर फॉर्म वाला भी याद रखना, किसने बोला है, इमिटेट वेस्टर्न मॉडल ऑफ नेशनलिज्म, ये भी किसने बोला है, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल की किसने बात की है नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म में, बेनेडिक्ट एंडरसन, ठीक है। नेशनलिज्म थ्योरी में जो हमारे पहले थिंकर है वो है टॉम नारायण। इससे पहले मैंने 2 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने कम से कम 20 से 25 थिंकर्स कवर कराए हैं। वो भी मतलब एक तो लुसियन पाए और एडमंड वर्बा, ये तो सब आप पढ़ते ही हो, लेकिन उसके अलावा कुछ यूनिक थिंकर्स भी हैं जो इस बार जून के एग्जाम में पूछे गए थे। उससे पहले 2022 के एग्जाम में जो यूनिक थिंकर्स आते हैं वो भी कवर कराए हैं, उनकी आइडियोलॉजीज, उनकी बुक्स, वो भी ट्रिक के साथ। तो वो भी आप ज़रूर से देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। प्लस उसका भी PDF मैंने अवेलेबल करा रखा है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, और इसका भी आपको मिल जाएगा। और एलिट थ्योरी का मैंने आपको जैसे बता दिया कि एलिट थ्योरी जो है, हाँ मैं आपको PDF भेज दूंगी, वो वहाँ से कर लेना। एलिट थ्योरी फिर हम और कभी डिटेल में चैनल पे कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए क्योंकि टाइम कम है तो आप वो PDF से कर लेना।
ठीक है। तो ये थिंकर्स इंपॉर्टेंट थे क्योंकि एलिफ थ्योरी तो सबको यार आती है, ठीक है, बहुत बारी पढ़ लिया हमने, मॉस्का, सीराइट, मिल्स, ये सब, पेरेटो वगैरह। अभी हम ये पढ़ लेते हैं टॉम नारायण एंड अनइवन डेवलपमेंट। चलो ट्रिक्स से पढ़ लेते हैं हम। आपने सोच रहे होगे मैम 2 स्लाइड हो गई, अभी तक ट्रिक नहीं आई कोई, तो यहाँ से हम ट्रिक स्टार्ट करते हैं। टॉम नारायण जो है और उनका जो कॉन्सेप्ट है वो है अनइवन डेवलपमेंट का, ठीक है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? अनइवन डेवलपमेंट, ये दिख रहा होगा आपको। तो अनइवन डेवलपमेंट हम कैसे आ सकते हैं? अच्छा, टॉम एंड जेरी आप सबने सुना है? टॉम एंड जेरी तो देखा ही होगा सबने। तो टॉम एंड जेरी क्या करते थे? हमेशा लड़ते रहते थे, ठीक है, और हमेशा उनका ब्रेकअप होता रहता था, पैचअप होता रहता था, लेकिन वो अच्छे दोस्त भी थे क्योंकि वो टॉम उसको, जेरी को कभी खाता नहीं है। तो आपको ऐसे याद रखो कि टॉम एंड जेरी में जो टॉम था उसका हमेशा जो था ब्रेकअप होता रहता था, किससे? जेरी से, ठीक है। तो ब्रेकअप वाली जो बुक होगी, द ब्रेकअप ऑफ ब्रिटेन, क्राइसिस एंड न्यू नेशनलिज्म, ये किसकी बुक है? टॉम नारियन की बुक है। और अनइवन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कैसे याद रखेंगे? क्योंकि जो उनका रिश्ता था, टॉम एंड जेरी का जो रिश्ता है वो हमें कभी भी एक जैसा नहीं रहा, अनइवन था। कभी उनकी दोस्ती हो जाती थी, कभी फिर से लड़ाई, फिर से दोस्ती, फिर से लड़ाई, फिर वो जो एक मॉमी वाली जो डक आई उसको संभालने के लिए वो दोनों फिर से दोस्त बन गए। तो ये क्या है? कभी भी उनका रिश्ता ऐसा नहीं है, हमेशा उसका रिश्ता अनइवन रहता है, टॉम एंड जेरी का रिश्ता। तो अनइवन डेवलपमेंट किसका हो गया? टॉम नारायण का। अब आप नहीं बोलोगे, आई होप सो। देन ये किससे इंस्पायर थे टॉम नारायण? ये इंस्पायर थे डिपेंडेंसी थ्योरी से। अच्छा, इनकी शक्ल भी देख रहे हो, हमारे टॉम एंड जेरी में से ये जो टॉम है वो ऐसे दिखते हैं। तो डिपेंडेंसी थ्योरी से ये इंस्पायर थे। और डिपेंडेंसी थ्योरी आपको पता है, आपने आईआर में पढ़ी होगी, इंटरडिपेंडेंसी डिपेंडेंसी रॉबर्ट की हॉर्न नाई की। तो वहाँ उनसे ही इंस्पायर थे। और कैपिटलिज्म डेवलपमेंट वाज अनइवन एट द वर्ल्ड लेवल। अच्छा, अभी अनइवन जो इन्होंने बोला है वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है? कि डेवलपमेंट जो है वर्ल्ड लेवल पे वो अनइवन होती है, मतलब इस जगह पे अलग डेवलपमेंट होगी। ज़रूरी नहीं है कि जैसे डेवलपमेंट यहाँ पे हुई हाँ वैसे सेम टू सेम डेवलपमेंट प्रोसेस दूसरी कंट्री में भी होगा। तभी तो कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं, कुछ डेवलपिंग है, कुछ अंडर डेवलप्ड हैं। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे जो कैपिटलिज्म आया था वो अनइवनली आया था, हर जगह एक साथ एक जैसा नहीं आया था। तो इसलिए वो बोलते हैं कि कैपिटलिज्म डेवलपमेंट जो था वो अनइवन था वर्ल्ड लेवल पे, जो कि लॉजिकली भी सही है और आप कॉमन सेंस के बेसिस पे सोचो तो भी सही है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है असर्शन रीजनिंग वाले में या स्टेटमेंट में। तो जहाँ पे आपको अनइवन वर्ड दिख जाए और ब्रेकअप वर्ड दिख जाए तो सीधा टॉम एंड जेरी को याद रख लेना और टिक करके आ जाना वो ऑप्शन, ठीक है। इंडस्ट्रियल कंट्रीज ग्रू एंड डोमिनेटेड बैकवर्ड कंट्रीज। अब जो टॉम था वो जेरी को डोमिनेट करता था, या अगर ज़्यादा माना जाए तो जेरी डोमिनेट करता था, वैसे तो उसकी नाक में दम कर देता था। तो वैसे ही डोमिनेटेड वर्ड भी कि अब यहाँ पे कौन डोमिनेट हो रहा है? बैकवर्ड कंट्रीज, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ग्रू, वो बोलते हैं कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल कंट्रीज आई ना तो वैसे वैसे जो बैकवर्ड कंट्रीज थी वो उनको डोमिनेट करने लगी, जो कि सच बात है, जो कि लॉजिकल है। जब भी एक कंट्री में डेवलपमेंट आएगा तो वो जो दूसरी जो पिछड़ी हुई कंट्री है उसको वो डोमिनेट करने लगेगा। जब आपने इंडस्ट्री सेटअप कर ली और सामने वाली जो कंट्री है उसके पास, बेचारे के पास कुछ नहीं है, एग्रीकल्चर पे चल रहा है, तो आप उसको डोमिनेट करोगे ना कि देखो हम तो ज़्यादा पावरफुल हैं वैसे। चलो अब इसका तो, और इसकी अब आपका होमवर्क है कि एक बुक मैंने बताई, 2-3 और मेजर बुक्स इनकी गूगल पे सर्च करना और अपने नोट्स में लिख लेना। और बाकी ये डिटेल थिंकर्स हम डिटेल में करेंगे बाद में। अभी सबका थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं ताकि आपको इनकी एक थ्योरी याद रह जाए और असर्शन रीजनिंग या स्टेटमेंट में हेल्प हो जाए। पॉल ब्रास एंड इंस्ट्रूमेंटलिज्म। पॉल ब्रास जो हैं वो बात, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो है इंस्ट्रूमेंटलिज्म का। अच्छा, आपने एक इंस्ट्रूमेंट देखा है जो ब्रास का बना हुआ होता है? ब्रास एक वो होती है ना मटेरियल, ठीक है, ब्रास एक मटेरियल होता है, वो ब्रास का एक इंस्ट्रूमेंट बना हुआ होता है। याद रहेगा कि ब्रास का जो वर्क है वो है इंस्ट्रूमेंटलिज्म। और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होल्ड दैट, अब इंस्ट्रूमेंटलिस्ट क्या बोलते थे कि एथनिक एंड नेशनल आइडेंटिटीज आर कन्वीनियंट टूल्स एट द हैंड्स ऑफ कंपीटिंग एलीट ग्रुप्स। तो इसका मतलब क्या? जो कंपीटिंग एलीट ग्रुप्स है, फॉर एग्जाम्पल एक तरफ है बीजेपी और एक तरफ है कांग्रेस और एक तरफ है आम आदमी पार्टी। अब आपको शायद अच्छे से समझ आ जाए। अब ये सारे क्या हैं? कंपीटिंग एलीट ग्रुप्स है, मतलब ये आपस में पावर के लिए compete कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ये सब कंपीटिंग एलीट ग्रुप्स है जो यहाँ पे लिखा है। और जो मतलब मैं न्यूट्रल होकर बात कर रही हूँ, ठीक है, किसी एक पार्टी के लिए नहीं बोल रही हूँ। तो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये आपस में compete कर रहे हैं और ये जीतने के लिए, वोट पाने के लिए किसका सहारा ले रहे हैं? एथनिक और नेशनल आइडेंटिटीज़ का। ऐसा पॉल ब्रास का मानना था, ठीक है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, मैं ये तो जनरल बोल रहे हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। और ये ऐसा क्यों करते हैं? तभी तो वो बोलते हैं कन्वीनियंट टूल है। और देखो टूल से आपको ये भी अच्छा लगेगा कि यहाँ पे कन्वीनियंट टूल अगर वर्ड आपको दिख जाए तो वो पॉल ब्रास पे मार्क करना है। क्यों? क्योंकि ब्रास का हमने इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था, ब्रास का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, भोपू बोलते हैं शायद उसको,
ऐसा कुछ होता है। इंस्ट्रूमेंट टूल है, कन्वीनियंट है इसको बजाना, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो आपको ये ट्रिक हो गया कि ऐसे आपको याद रखना है पॉल ब्रास का इंस्ट्रूमेंटलिज्म। और इंस्ट्रूमेंटलिज्म का मतलब क्या है वो आपको तो समझना पड़ेगा, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। तो इस इंस्ट्रूमेंटलिज्म जो है, जैसे मान लो कि ये जो 3 पार्टीज़ हैं आपस में सब एक दूसरे को बजाया जा रही है, इंस्ट्रूमेंट की तरह एक दूसरे को बजा रही हैं, और उस एक दूसरे की बजाने के चक्कर में वो किसका सहारा ले रही है, एथनिक और नेशनल आइडेंटिटीज़ का सहारा ले रही है, और फॉर जनरेटिंग मास सपोर्ट, ताकि उनको मास सपोर्ट मिल सके इन द यूनिवर्सल स्ट्रगल फॉर वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज। सही बात है, पैसों के लिए करते हैं, पावर के लिए करते हैं और प्रेस्टीज के लिए। एलिट ग्रुप्स आपस में किस चीज़ के लिए कम्पीट करेंगे, वेल्थ के लिए कम्पीट करेंगे। टाटा अंबानी या जियो है एक तरफ वोडाफोन है, ठीक है, बाकी कंपनीज हैं, तो ये आपस में किस चीज़ के लिए कम्पीट करते हैं, एक तो पैसों के लिए कि हमारा ज़्यादा बिके, दूसरा उनको पावर मिलेगी, तीसरा उनको प्रेस्टीज मिलेगा। सही बात है, तो वेल्थ, पावर, प्रेस्टीज, सिंपल। और अब पॉल ब्रास का इंस्ट्रूमेंटलिज्म में आगे और पढ़े तो एथनिक कन्फ्लिक्ट हैपन्स बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। अब पॉल ब्रास बोलते हैं कि जो एथनिक कन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, वो किसकी वजह से होते हैं, वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से होते हैं, ना कि कल्चरल डिफरेंस की वजह से। आज तक आपको लगता होगा कि जो एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, सारी ट्राइब्स आपस में फाइट कर रही हैं, वो क्यों कर रही है, वो कल्चर के बेसिस पे कर रही है कि यार वो उनकी कल्चर आपस में मिलता नहीं है और उनकी आइडियोलॉजी आपस में नहीं मिलती, इसलिए वो आपस में फाइट करती रहती है कि नहीं तुम्हारा कल्चर अच्छा नहीं है, हमारा कल्चर अच्छा है, ये हमें अलग से रिजर्वेशन चाहिए। तो ये पॉल ब्रास अलग ही आते हैं, वो कहते हैं ऐसा नहीं है भाई, कल्चरल डिफरेंस के बेसिस पे लड़ाई नहीं होती, तुम तो गलत सोच रहे थे, ये लड़ाइयाँ हो रही है हमारी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर, ठीक है। और ये एथनिक कन्फ्लिक्ट्स का मेन कारण क्या है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन। अब आपने अगर पॉल ब्रास के बारे में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, मेरे जैसा टीचर आपको बेचारों को नहीं मिला होगा, ठीक है, अपनी तारीफ खुद ही कर रही हूँ, तो क्या होगा आपके साथ, आपको लगेगा ये स्टेटमेंट तो भाई गलत आ गई, एजर्शन रीजनिंग में आ गई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट, आपको लगेगा ये शिट ये तो गलत है, क्योंकि एथनिक कन्फ्लिक्ट तो कल्चरल डिफरेंस के बेसिस पे होते हैं, और इस स्टेटमेंट में लिखा है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पे होते हैं। तो नहीं भाई, वो स्टेटमेंट सही होगी क्योंकि वो पॉल ब्रास ने बोली है, ठीक है, या हो सकता है उस स्टेटमेंट में पॉल ब्रास भी लिखा हो तो और अच्छी बात है। सच कंडीशन लीड टू कंपटीशन बिटवीन एलाइड ग्रुप्स फॉर पावर एंड प्रेस्टीज, यहाँ पे प्रिवाइज्ड लिख दिया गलती से, प्रेस्टीज होगा। तो जो कुछ कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से कंपटीशन होता है एलीट ग्रुप्स के बीच में, वही पावर और प्रेस्टीज के लिए कंपटीशन होता है, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। और दिस कंपटीशन, ये जो कंपटीशन होता है, डिफाइन करता है एंड रीडिफाइन करता है एथनिक ग्रुप्स को। फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान का ही एग्जाम्पल ले लो आप, जिसमें वो एथनिक सिटी के बेसिस पे हम कम्पीट कर रहे हैं, और ये जो पावर ग्रुप्स है ना, यही डिफाइन करते हैं कि एथनिक ग्रुप कौन सा होगा और कौन सा नहीं। मतलब अगर इनको आज किसी 2 ग्रुप में लड़ाई करवानी है ना, तो ये बोल देंगे ये वाला जो ग्रुप है ये इस एथनिसिटी को बिलोंग करता है और ये ग्रुप इस एथनिसिटी को बिलोंग करता है, और फिर बाद में इसी एथनिक ग्रुप को उसने डिफाइन करा, और बाद में इसी एथनिक ग्रुप को बदल के वो रीडिफाइन भी कर सकते हैं कौन, कंपीटिंग पार्टीज। आपके दिमाग में ऐसा शक पैदा कर देंगी कि नहीं आपको लड़ना ही पड़ेगा। तो ये होता है पॉल ब्रास का आइडिया। और इनके जो ज़्यादातर वर्क्स हैं वो अब आपको खुद पढ़ने हैं जिनकी, और उसमें मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर रायट्स, कम्युनलिज्म, ये सारे वाले जो वर्क्स आपको दिखे ना कहीं पे भी, तो ये पॉल ब्रास के हैं। रायट्स, वायलेंस, ठीक है, आपको वहाँ पे एथनिसिटी वर्ड दिखे, ठीक है, या फिर कम्युनलिज्म दिखे, ये ज़्यादातर जो बुक्स हैं ये पॉल ब्रास की हैं, ठीक है। और आप इसको ऐसे कैसे याद रख सकते हो, मैंने तो ऐसे याद किया था, जो ब्रास होता है ना, ब्रास को मैंने राइमिंग वर्ड करा था ग्रास, ग्रास में होता है घास। अब ये बहुत ही लॉजिकल ट्रिक है, हंसना मत। ग्रास में ना क्या हो गया, आग लग गई, और जब आग लगती है तो हम ये घास में आग वगैरह कब लगाते हैं, जब आप मेरे को इमेजिन करो एक सिचुएशन जहाँ पे लोगों ने हर जगह आग ही आग लगा रखी है, और घास सबसे ज़्यादा जल्दी आग पकड़ती है, राइट। तो और वो पुतले जला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पे रायट्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, वायलेंस हो रहा है, कम्युनलिज्म हो रहा है, एथनिक और वो भी एथनिक और नेशनल आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे दंगे हो रहे हैं। तो ये सारी जो बुक्स हैं वो पॉल ब्रास की है। अब आपको इसको थोड़ा सा सर्च करके याद करना है, या मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी 2-4 बुक्स लिख के पढ़ लेना। फिर हेरिक्स हॉब्सबॉम, हेरिक्स हॉब्सबॉम, अब बॉम्ब का आविष्कार किया हॉब्सबॉम ने। आविष्कार कैसे किया, मैं क्यों बोल रही हूँ आविष्कार किया बॉम्ब का, क्योंकि इनके बुक का नाम है इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन। तो आपको याद रखना है कि इन्होंने आविष्कार किया
किसका? बॉम्ब का आविष्कार किया। बॉम्ब का आविष्कार हेनरिक हॉब्सबॉम ने किया। तो आविष्कार वर्ड से आपको दिमाग में आएगा इन्वेंशन, और इन्वेंशन से आपको इनकी बुक याद रह जाएगी कि अच्छा इन्वेंशन तो बॉम्ब का हुआ था और बॉम्ब का इन्वेंशन हॉब्सबॉम ने किया था। तो इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन एरिक हॉब्सबॉम का हो गया। ये आपको दिख भी रहे होंगे, लग तो नहीं रहा ये बंदा बॉम्ब बना सकता है, पर ठीक है, पर ये ट्रेडिशनल बंदा लग रहा है बहुत, ठीक है। और ये पॉल ब्रास हमारे गुस्से वाले लग रहे हैं, इसलिए रायट्स वायलेंस और ये सब बातें करते हैं, इतना ब्लंट व्यू देते हैं। चलो इसको साफ कर लेते हैं, बहुत गुच्छड़ उच्छड़ हो गया, गंदा लग रहा होगा देखने में, ठीक है। तो फिर ये बुक याद हो गई, नेशन एंड नेशनलिज्म आर प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। अच्छा, अब ये बंदा आपको इंजीनियर लग रहा है देखने में, और एक बॉम्ब बनाएगा। जो बंदा बॉम्ब बनाएगा आम आदमी तो होगा नहीं, कहीं ना कहीं उसने इंजीनियरिंग कर रखी होगी, ठीक है। तो इंजीनियरिंग वाला बंदा था, उसने बॉम्ब का इन्वेंशन किया। तो आपको याद रखना है कि जहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग वर्ड आ रहा है, मतलब वो हॉब्स बॉम्ब के लिए आ रहा है, क्योंकि उसने इन्वेंशन किया। और इन्वेंशन कौन करता है? एक मतलब साइंटिस्ट तो करते हैं ऑब्वियसली, बट वो कहीं ना कहीं उसमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होना चाहिए, उसके पास इतना दिमाग तो होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि जो नेशन और नेशनलिज्म है वो सोशल इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट है। यहाँ पे ये वाला वो वाला इंजीनियरिंग नहीं है जो आप डॉक्टर इंजीनियर बनते हो। यहाँ पे मतलब है सोसाइटी से रिलेटेड, कि सोसाइटी कैसे डेवलप हुई। तो जब सोसाइटी में अलग अलग चीज़ें डेवलप हुई एक तरीके से, तो वहाँ पे नेशन और नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। टू गेन द लॉयल्टी ऑफ द मासेस गवर्नमेंट इन्वेंट नेशनल ट्रेडिशंस। अभी देखो यहाँ पे जहाँ पे भी इन्वेंट वर्ड आ जाए, ट्रेडिशन वर्ड आ जाए, तो मैं आपको ये कीवर्ड समझा रही हूँ कि कैसे आपको एजर्शन रीजनिंग और ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप देखते हो और आप बोलते हो यार इतना टफ क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन टफ होता ही नहीं है, क्योंकि आपका आधे से ज़्यादा चीज़ तो आप उसकी एक बुक भी याद रह गई, तो आपको ये काम आसान हो जाता है। एक क्वेश्चन बताती हूँ। एक लाइन लिखी हुई थी स्टेटमेंट, और उसमें उस स्टेटमेंट में था वर्ल्ड ऑर्डर मेंशन था, नॉलेज भी लिखा हुआ था उस स्टेटमेंट में, 4-5 थिंकर दे रखे थे। मुझे नहीं पता था उसका आंसर क्या है, लेकिन मेरे को लगा कि यार ये वर्ल्ड ऑर्डर नॉलेज, ये मैंने कहीं ये कीवर्ड्स पढ़े हैं और ये किसी बुक में पढ़े हैं, मतलब किसी बुक का नाम है ये। फिर मुझे याद आया, अच्छा रॉबर्ट कॉक्स की बुक थी जिसमें उसने बोला था नॉलेज एंड वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर उसने एक बुक लिखी है। तो इसका मतलब कि ये जो है, ये आंसर जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर वाला वो किसका होगा? रॉबर्ट कॉक्स का ही होगा। तो मैंने क्या करा, उस पर टिक कर दिया, और मेरा आंसर सही निकला। तो अब हमने, और कोई होता मेरी जगह तो वो बोलता है यार इतना टफ क्वेश्चन आ गया, स्किप कर देता या बिना देखे आंसर टिक कर देता। बट ये ऐसे ही आपको पता लगाना होता है, मतलब उनकी बुक में ही उनकी थ्योरी छुपी हुई होती है कितनी बार। देन फॉर एग्जाम्पल इन्वेंशन ऑफ पब्लिक सेरेमनीज एंड मास प्रोड्यूलेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन होगा, यहाँ पे प्रोड्यूल लिख दिया, यहाँ पे प्रोडक्शन। तो मास प्रोडक्ट, जैसे जो मोदी जी है वो मॉन्यूमेंट्स का उद्घाटन करने जाते हैं, पब्लिक सेरेमनीज करते हैं, मन की बात करते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब इसलिए ताकि उनमें एक नेशनलिज्म की भावना जाग सके, उनको सपोर्ट मिल सके, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ें करवाई जाती हैं। तो इसलिए वो बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है वो अलग अलग नेशनल ट्रेडिशंस का इस्तेमाल करती है मासिस की लॉयल्टी पाने के लिए, ठीक है। याद मत करो, बस इसकी एक बुक भी याद रह गई और कीवर्ड याद रह गया तो आपको सॉल्व हो जाएगा। अर्नेस्ट गैलन हाई कल्चर। अच्छा, अर्नेस्ट मतलब क्या होता है? हाईएस्ट। अर्नेस्ट पीक हो सुना होगा ना, कि आप हाईएस्ट पीक में जाएंगे, माउंट एवरेस्ट की हाईएस्ट पीक पे। अर्नेस्ट से आपको एवरेस्ट भी जैसा साउंड कर रहा होगा। तो अर्नेस्ट मतलब हाईएस्ट होता है। तो अर्नेस्ट मतलब हाईएस्ट होता है, इसलिए उन्होंने बात की है हाई कल्चर की। उनके नाम में ही उनका आइडिया भी छुपका है कि अर्नेस्ट मतलब हाई, हाईएस्ट, तो उसका जो आइडिया हो गया वो हो गया हाई कल्चर से रिलेटेड। अब इनकी बुक थी नेशन एंड नेशनलिज्म। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, 2-3 बार पढ़ो, हो जाएगी याद, क्योंकि इकलौते आदमी यही हैं जिन्होंने नेशन और नेशनलिज्म लिखा है। बाकी सब का जो टाइटल है बुक का अलग अलग है, और हम नेशनलिज्म के ही थिंकर्स पढ़ रहे हैं ना। तो नेशन नेशनलिज्म अर्नेस्ट गैलनर की है, जिसमें वो हाई कल्चर का कॉन्सेप्ट देते हैं। इन एग्रो लिटरेट सोसाइटीज़, जो एग्रो लिटरेट सोसाइटी मतलब जहाँ पे ऐसी सोसाइटी जहाँ पे एग्रीकल्चर तो प्रैक्टिस होता है, लेकिन जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं ना वो लोग लिटरेट होते हैं, एजुकेटेड नहीं लिटरेट, मतलब एटलीस्ट उनको पढ़ना लिखना तो आता है। ऐसी जो सोसाइटी होती है वहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी होती है। ऐसी सोसाइटी में हमें कल्चर के बेसिस में डाइवर्सिटी को देखने को मिलती है, पर वहाँ पे किसी भी तरीके का नेशन एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ पे किसी भी तरीके का नेशनलिज्म की भावना नहीं होती। कौन सी सोसाइटीज़ में? एग्रो लिटरेट सोसाइटी में। और वो बोलते हैं जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं होती, लेकिन वहाँ पे एक कल्चर जो है, शेयर्ड कल्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। और उस शेयर्ड कल्चर को उन्होंने बोला हाई कल्चर। अब शेयर्ड कल्चर का मतलब, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, आप डॉक्टर हो,
ठीक है, या फिर मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मैं अपने जैसे 2-3 असिस्टेंट प्रोफेसर और से मिली, या अपने बैकग्राउंड वाले प्रोफेसर से मिली, तो वो क्या होगा, ये मेरा शेयर्ड कल्चर हो गया। वैसे ये जो डॉक्टर आपस में मिले या 3-4 डॉक्टर्स का ग्रुप है, ये इनका शेयर्ड कल्चर हो गया। तो जब एक जैसे लोग एक साथ आते हैं तो उसको वो शेयर्ड कल्चर, वो हाईएस्ट कल्चर बोलते हैं, हाई कल्चर। हाई कल्चर मतलब कल्चर ऑफ, हाई कल्चर का ही उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल नहीं डेफिनेशन। शेयर्ड कल्चर को हम हाई कल्चर बोलते हैं, और कल्चर ऑफ मेरिट, इक्वालिटी एंड मोबिलिटी इज नीडेड। हाई कल्चर के लिए क्या ज़रूरी है, मेरिट। मेरिट मैंने आपको बताया, जैसे डॉक्टर है तो सारे एक ही मेरिट के हैं, और ये इक्वालिटी, क्योंकि सारे डॉक्टर एक ही, सारे असिस्टेंट प्रोफेसर है मान लो, सब एक इक्वल है, ठीक है। मोबिलिटी मतलब ये आपस में मोबाइल हो सकते हैं या फिर मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, तो मोबिलिटी ज़रूरी होती है, मेरिट, इक्वालिटी और मोबिलिटी ज़रूरी होती है हाई कल्चर के लिए। हाई कल्चर की मैंने आपको ट्रिक बता दी, अर्नेस्ट से आपको याद रखना है, अर्नेस्ट मतलब हाईएस्ट। देन टू किल द रिलीजन, कास्ट, क्लास और रीजनल लॉयलिटी। अब ये बोलते हैं कि हाई कल्चर इंपॉर्टेंट क्यों है। हाई कल्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि ये जो आप कल्चर को आपने सो कॉल्ड कल्चर बना रखा है ना, रिलीजन, कास्ट, क्लास के बेसिस पे आपने इनइक्वालिटी फैला रखी है, उसको ख़त्म करने के लिए हाई कल्चर इंपॉर्टेंट है। कल्चर ऐसा होना चाहिए कि आपके एक जैसे दिमाग वाले लोग आपके साथ हैं, ना कि आप रिलीजन, कास्ट और क्लास और लॉयलिटी के बेसिस पे अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। तो ये चीज़ गलत है अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट गेलनर। नेशनलिज्म इज नथिंग बट इम्पोजिशन ऑफ दिस हाई कल्चर ऑन सोसाइटी। वो बोलते हैं कि नेशनलिज्म कुछ और नहीं, तेरी मेरी कहानी है, नहीं सॉरी ये तो गाना हो गया, ये है, वो तो ये था ना, जिंदगी कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी, समथिंग लाइक दैट, वो नहीं है ये है नेशनलिज्म इज नथिंग। नेशनलिज्म कुछ और नहीं, क्या है नेशनलिज्म, सीधा सीधा मतलब है जब हम सोसाइटी पे हाई कल्चर को इम्पोज करते हैं तो वो नेशनलिज्म बन जाता है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं बेनेडिक्ट एंडरसन, इमेजिन्ड कम्युनिटी। तो हमारा जो बेटा है यानी कि सन है, वो अंदर गया अपने रूम में, उसके पापा ने उसको बोला क्या कर रहा है, इतना टाइम हो गया कुछ नहीं कर रहा, तो अपने अंदर वो अंदर जाता है रूम में, उसका बेटा, और इमेजिन करता है कि यार मैं ऐसा क्या करूँ, अपने करियर के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में इमेजिनेशन करना शुरू करता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि एंडरसन की जो फेमस आइडिया है या जो बुक भी है उनकी, वो है इमेजिन्ड कम्युनिटीज़। कि हमारा जो बेटा है वो अपने इमेजिनेशन कर रहा है अबाउट व्हाट, अबाउट हिज लाइफ, अबाउट हिज करियर, अबाउट हिज ड्रीम्स एक्सेट्रा। ये रहा आपका एंडरसन, ठीक है, फोटो भी लगा रखी है। तो उनका जो पॉपुलर बुक याद हो गई, इमेजिन कम्युनिटीज, रिफ्लेक्शंस ऑन द ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म। जिन्होंने पहले भी तैयारी कर रखी है उनको ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं शायद उनको इस इलॉजिकल ट्रिक से याद रह जाए। चलो इनका आइडिया क्या था, एक नेशन इमेजिन है बिकॉज द मेंबर्स ऑफ इवन द स्मॉलेस्ट नेशन विल नेवर नो मोस्ट ऑफ देयर फेलो मेंबर्स, मीट देम और इवन हर ऑफ देम। यानी कि हमारा, चाहे हमारा नेशन इतनू छोटू सो क्या ना हो, छोटू सा मतलब या इतू सा क्यों ना हो हमारा नेशन, लेकिन फिर भी हम इतने से नेशन में रहने के बावजूद भी ना आप सबको नहीं जान सकते। इवन इफ़ यू आर लिविंग इन अ विलेज, यू डोंट नो ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। डू यू नो दैट? नो। अगर आप, हो सकता है कि बहुत छोटा विलेज हो तो आप अपने विलेज के सारे लोगों को जानते होगे, पर सारे सबको आप, लेकिन आप सबसे मिलते तो नहीं होगे, सबको आप मतलब आप सबको सुनते नहीं होगे, आप सबसे मिलते नहीं होगे। तो वैसे वो बोलते हैं कि चाहे आपका जो नेशन है वो चाहे जितना ही छोटा क्यों ना हो, उसमें भी आपका जो नेशन है वो एक इमेजिनेशन में होता है, क्योंकि आप कभी भी सबसे नहीं मिल सकते, सबसे बात नहीं कर सकते, सबको जान नहीं सकते, इसलिए वो इमेजिन्ड कम्युनिटी बोलते हैं कि जिस नेशन में हम रह रहे हैं हम सबको वहाँ पे नहीं जान सकते। मैं दिल्ली में रह रही हूँ तो मुझे नहीं पता यूपी महाराष्ट्र में कौन रह रहा है, पर फिर भी हम में नेशनलिज्म की भावना है, जो वो आके समझाते भी हैं कि इमेजिन कम्युनिटीज़ का जो क्रिएशन है बिकेम पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्रिंट कैपिटलिज्म। जब से प्रिंट कैपिटलिज्म आया, सोशल मीडिया वगैरह आया, तो उसने हमें अपनी मतलब स्टेट के बाहर जाके, इवन हम अपनी कंट्री के बाहर जाके भी हम लोगों से कनेक्ट होने लग गए प्रिंट कैपिटलिज्म की वजह से। हमारे यहाँ पे न्यूज़पेपर आता है, हमको देश दुनिया में क्या चल रहा है सब पता चल जाता है। तो हम इमेजिन्ड कम्युनिटी का पार्ट है, लेकिन स्टिल हमारी वो सिर्फ इमेजिनेशन में है, लेकिन हम उनको नहीं जानते फेस टू फेस या वैसे, लेकिन हम उनके बारे में पता हमें चल जाता है। तो ये पॉसिबल हो पाया प्रिंट कैपिटलिज्म की वजह से, जो कि बेनेडिक्ट एंडरसन बोलते हैं। तो प्रिंट कैपिटलिज्म का आइडिया अगर आपको कहीं दिख जाए मैच द फॉलोइंग में या किसी स्टेटमेंट में, तो एंडरसन का होगा कि उस जो आपका बेटा था जो रूम में गया था ना इमेजिनेशन करने, तो उसने सोचा कि मैं आगे चल के एक प्रिंट मीडिया खोलूँगा, ठीक है, और प्रिंट करूँगा, प्रिंटर का काम खोलूँगा। ऐसे याद रख लो कि उसने इमेजिनेशन में क्या सोचा, प्रिंट कैपिटलिज्म।
कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योर्स प्रिंटेड देयर बुक्स एंड मीडियाज इन द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। तो क्या करते थे जो एंटरप्रेन्योर्स होते थे कैपिटलिस्ट, अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए वर्नाकुलर यानी कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज में प्रिंट करते थे बुक्स को, मीडिया को, इंस्टेड ऑफ लैटिन। तो लैटिन अमेरिका, मैंने आपको बोला ना लैटिन क्या है, ये लैटिन अमेरिका, क्योंकि बेनेडिक्ट एंडरसन कौन से कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं, लैटिन अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में, जब वो नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म हमने पढ़ा था तब। तो वो लैटिन में प्रिंट ना करके वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में प्रिंट करते थे ताकि वहाँ के लोगों को समझ आ जाए और वो हमसे क्या करें, मतलब कोऑपरेट करें। तो ये प्रिंट कैपिटलिज्म की वजह से इमेजिन कम्युनिटीज़ का क्रिएशन पॉसिबल हो पाया। एज अ रिजल्ट रीडर्स स्पीकिंग वेरियस लोकल डायलेक्टिक्स बिकम, ये आई है ठीक है, DIALECT। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इसकी वजह से प्रिंट कैपिटलिज्म की वजह से रीडर्स जो थे अलग अलग अपने जब लोकल लैंग्वेजेस में उन्होंने वो चीज़ें पढ़ना शुरू करी तो वो एक दूसरे को समझने लगे, ठीक है। उनमें एक कॉमन डिस्कोर्स इमर्ज हुआ, कॉमन आइडियोलॉजी इमर्ज हुई एक तरीके से, तो वो एक दूसरे को समझने लगे। तो उनकी जो इमेजिन कम्युनिटी थी कहीं ना कहीं वो क्रिएट होने लगी और उसको थोड़ा सा मतलब बढ़ावा मिला। अब बात करते हैं पार्था चैटर्जी। पार्था चैटर्जी बेनेडिक्ट एंडरसन के ही काउंटर में अपनी एक नई थ्योरी लेकर आते हैं, हुज इमेजिन्ड कम्युनिटी। क्योंकि मैंने आपको बोला बेनेडिक्ट एंडरसन के अभी बहुत आइडियाज़ है, मैंने आपको सिर्फ ऊपर से बता रही हूँ ताकि सिर्फ आप ना अभी कीवर्ड समझो और पेपर में टिक करके आ जाओ। समझना है कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ लेंगे, नेक्स्ट अटैम्प्ट में देख लेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत कम टाइम रह गया PYQ से और आपको और भी तैयारी करनी होगी, तो इसलिए मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रही। मैं बस अभी ऐसा कि मतलब एग्ज़ाम निकालने लायक हो जाए कि आप कीवर्ड पकड़ो और हो जाए। तो ही क्वेश्चंस द आइडिया ऑफ इमेजिन कम्युनिटी इन केस ऑफ पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़। अब ये बेनेडिक्ट एंडरसन के आइडिया को अपनी पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी के, जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ होती हैं उसमें उसको गलत साबित करते हैं कि जो आपका आइडिया था वो लैटिन अमेरिका तक ठीक था, सीमित था, लेकिन ये इमेजिन कम्युनिटी का आइडिया आप पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ पे नहीं थोप सकते। ये एक डेरिवेटिव डिस्कोर्स का आइडिया देते हैं और डेरिवेटिव डिस्कोर्स इनकी एक बुक में भी ये वर्ड आता है, ये वाली बुक है शायद इनकी, नेशनलिस्ट थॉट एंड द कॉलोनियल वर्ल्ड, और इसके आगे पूरा नाम है अ डेरिवेटिव डिस्कोर्स, फर्स्ट बुक में ही है, ठीक है। तो इसका सब टाइटल है डेरिवेटिव डिस्कोर्स, वैसे जो रियल बुक है उसका नाम है नेशनलिस्ट थॉट एंड द कॉलोनियल वर्ल्ड। तो पार्था चैटर्जी को दो चीज़ों की वजह से जाना जाता है, पहला हुज इमेजिन कम्युनिटी वाले ऐसे के लिए, दूसरा उनका जो मेन आइडिया है डेरिवेटिव डिस्कोर्स। डेरिवेटिव मतलब क्या, डिराइव करना, किसी से लेना, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि जो हमारा इमेजिनेशन है ना वो भी कॉलोनाइज्ड है, यानी कि जब इंडिया पे ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी बनाया इंडिया को, तो हमने जो बहुत सारी जो चीज़ें इंडिया ने ली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, और कुछ चीज़ें उन्होंने एजुकेशन सिस्टम, वेस्टर्न थॉट, ये सब जो भी चीज़ें लिया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये सब, तो ये हमारी क्या था कि हमारी जो इमेजिनेशन थी ना वो भी कॉलोनाइज थी। जो हमने सोचा ना कि हम अपने इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए ये चीज़ें करेंगे, वो हमारी सोच पे भी उनका प्रभाव था, ठीक है। तो वो कहते हैं इमेजिनेशन इटसेल्फ इज कॉलोनाइज्ड। अभी एजर्शन रीजनिंग में बहुत बारी स्टेटमेंट घुमा फिरा के आ जाता है, तो आपको समझ नहीं आता किसने बोला होगा, तो अब कॉलोनलाइज्ड या कॉलोनियल वर्ल्ड, डेरिवेटिव डिस्कोर्स, ये सब चीज़ें आए तो आपको सबसे पहले पार्था चैटर्जी याद आने चाहिए, ठीक है। वो चटर चटर करते रहते हैं, ऐसे याद करो कि वो चाटा करते रहते हैं अबाउट कि यार इमेजिनेशन कॉलोनाइज्ड है, हमें डिराइव किया है हमने सारी चीज़ें, हमारा डिस्कोर्स जितना भी डिस्कोर्स है हमने दूसरों से लिया है, हमारा खुद का कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हुज इमेजिन कम्युनिटी ऐसे लिखते हैं और बोलते हैं हाउ वेस्ट हैड बीन डिफाइनिंग आवर करेक्टर ऑफ आवर एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। इवन हम स्ट्रगल कैसे करेंगे, अगर कोई कॉलोनी है, ठीक है, वो कॉलोनी इंडिपेंडेंस चाहती है, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस चाहता था, तो वो उसका जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल होगा ना वो भी उसका खुद का नहीं होगा, वो स्ट्रगल भी उसने कहीं कहीं से लिया होगा, कहीं से डिराइव किया होगा, कहीं से उसको उस चीज़ का आइडिया मिला होगा। जैसे गांधी जी आए थे साउथ अफ्रीका से, तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने स्ट्रगल देखा तो वहाँ से वो सीख के आए और फिर यहाँ पे डाला। तो लेकिन ये गलत बात तो है नहीं, हम कहीं ना कहीं से सीखते ही हैं, तो ऐसा कुछ तो है नहीं। तो मेजर बुक्स याद कर लो, नेशनलिस्ट थॉट एंड द कॉलोनियल वर्ल्ड, अ डेरिवेटिव डिस्कोर्स, बहुत बारी पूछी गई है। नेशन एंड इट्स फ्रैगमेंट्स, पॉलिटिक्स ऑफ द गवर्नड, रिफ्लेक्शन ऑन पॉपुलर पॉलिटिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, पॉलिटिक्स ऑफ द गवर्नड, याद रखना। ब्लैक होल ऑफ एम्पायर, हिस्ट्री ऑफ अ ग्लोबल प्रैक्टिस ऑफ पावर, ये भी पार्था चैटर्जी की है। तो ये सारी बुक्स सारे थिंकर्स कवर हो चुके हैं नेशनलिज्म के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जो यूनिक थिंकर्स जो आपको लग रहा है कि हाँ भाई रह गए, वो आपको पिछले 2 लेक्चर में मिल जाएंगे, वो पक्का से देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ डू कमेंट की ट्रिक कैसी लगी, ठीक है। बाय बाय।